और चलिए अब रुख कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पंजाब से सीधे, और उनके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं गजेंद्र, दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ईशा आप ही का रुख करूंगी। अगर पंजाब में खबरों की बात करें तो आज दिन भर खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा रहेगा? हालांकि महंगाई की जो मार है वो लगातार पढ़ते लोगों पर नजर आ रही है। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ दाम बढ़े हैं सीएनजी के, और इनके अलावा क्या कुछ खबरें हैं जो पूरे दिन बनी रहेंगी? देखिए मनीषा, अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर जो राजनीतिक खबरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि सभी की नज़रें, पूरे देश भर की नज़रें टिकी हुई थी बीते कल भी नवजोत सिंह सिद्धू के ऊपर, जो पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान हैं और पूर्व क्रिकेटर भी हैं। पूरे देश की नज़र टिकी हुई थी कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू सरेंडर करते हैं या नहीं। आखिरकार उन्हें सरेंडर करना ही पड़ा, और आज नवजोत सिंह सिद्धू का पटियाला सेंट्रल जेल में दूसरा दिन है। ये पटियाला सेंट्रल जेल वही जेल है जहाँ पर शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया भी बंद है। अगर हम बात करें शिरोमणि अकाली दल के नेता विक्रम सिंह मजीठिया और नवजोत सिंह सिद्धू की, तो दोनों में 36 का आंकड़ा है, और नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से ही पिछली कांग्रेस सरकार ने विक्रम मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था ड्रग्स से संबंधित। तो ऐसे में और विक्रम मजीठिया की बात करें तो उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू के इस रवैये को देखते हुए अमृतसर ईस्ट से चुनाव लड़ने का फैसला किया था। दोनों ही अमृतसर ईस्ट से हालांकि चुनाव लड़ गए थे और आम आदमी पार्टी की जीवनजोत कौर वहां से जीती, लेकिन अब देखिए बड़ा ही रोचक है कि दोनों ही जो चिर प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के, इस वक्त पटियाला सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, और 1 साल की बामुशक्कत कैद यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू को हुई है, और नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल काटना होगा जेल में। 4 महीने से पहले उन्हें बेल नहीं मिल सकती है। अगर बेल भी दी जाएगी तो उनका जेल में किस तरीके का रवैया रहता है उसके मद्देनजर यहाँ पर उन्हें पैरोल दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो भी खुलकर सामने आई। हालांकि प्रियंका गांधी ने ज़रूर फ़ोन करके नवजोत सिंह सिद्धू का हाल जाना था और ये ज़रूर आश्वासन दिया था कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है, लेकिन कांग्रेस के जो प्रधान है, ट्वीट मात्र उनकी तरफ से ट्वीट किया गया अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नज़र नहीं आया नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जब वो सरेंडर के लिए पटियाला कोर्ट पहुंचे। इसके अलावा अगर बड़ी खबर की बात करें, कल सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है मनीषा की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो और दिल्ली के मुख्यमंत्री कल चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं, और उनके साथ पहुंचेंगे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, और यहां पर किसानों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा सेक्टर 35 में, जहां पर किसान आंदोलन के दौरान जो किसान शहीद हो गए थे उनके परिवारों को 3-3 लाख रुपए दिया जाएगा। उनमें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार बुलाए गए हैं। ये सूत्रों से अभी जानकारी मिल पाई है, लेकिन कल जब ये कार्यक्रम होता है तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि लगातार पंजाब के किसान यही केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे थे कि पंजाब के उस मॉडल को अपनाया जाए जहां पर किसान शहीद हुए हैं उनके परिवारों को नौकरी और मुआवजा दिया जा रहा है, और इस मुआवजे की शुरुआत उस दौरान पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कर दिया गया था। उसके बाद हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद कांग्रेस की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उनकी तरफ से भी मुआवजा दिया गया था किसानों को। तो आखिरकार ये कौन से किसान बचते हैं जिन्हें ये 3 लाख रुपए देंगे, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी बड़ी खबर की बात करें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, और चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने ये वादा किया था पंजाब की जनता से, जैसे ही पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो दिल्ली की तर्ज पर यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक 16,000 के करीब बनाए जाएंगे। हालांकि यहाँ पर 16,000 क्लिनिक बनाए जाएंगे या नहीं इस पे संशय बरकरार है, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से स्वास्थ्य विभाग की तरफ के साथ पिछले कल बैठक की गई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि जो 75वां स्वतंत्रता दिवस होगा उस दौरान ये ऐलान किया जाएगा, उसी दिन से पंजाब में 75 मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाएंगे। ठीक, लेकिन विपक्ष इस पे भी आप बने सवाल रहिएगा, खड़े कर रहा है। लौटूंगी उनका मैं आपके कहना पास। है कि मोहल्ला क्लिनिक ठीक है शाह, मैं लौटूंगी आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सहयोगी गजेंद्र सिंह भी हमारे साथ लगातार दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं। गजेंद्र, अगर हम दिल्ली की बात करें तो आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? मौसम के लिहाज से क्या कुछ जानकारी है, और साथ ही साथ जो सीएनजी के दाम बढ़े हैं उनको लेकर क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं पे लोगों का कहना है कि आमदनी नहीं बढ़ रही है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं, जिसको देखते हुए लोगों में रोष भी देखा जा रहा है और लगातार लोग इस बारे में बात भी अब कर रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किया जाए तो क्या किया जाए। ऐसे में दिल्ली में सीएनजी के दाम एक बार फिर से 2 रुपए बढ़ गए हैं, जिसके बाद दिल्ली में सीएनजी के दाम 75 रुपए 61 पैसे हो गए हैं। आपको बता दें कि 6 दिन पहले ही सीएनजी के दाम बढ़ाए गए थे और उससे पहले एलपीजी सिलेंडर, जो घरेलू सिलेंडर होते हैं 14.2 केजी का, उसके ऊपर भी दाम बढ़ाया गया था और जिसके बाद दिल्ली में 1003 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। उसी के साथ जो कमर्शियल सिलेंडर है उसके भी दाम 8 रुपए बढ़ा दिए गए थे। लगातार बढ़ती महंगाई के कारण दिल्ली वालों को खासा मुश्किल हो रही है, क्योंकि अब दिल्ली वालों का कहना यह है कि अगर इसी तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ते रहेंगे तो गाड़ी को सीएनजी कन्वर्ट कराने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऐसे में पेट्रोल के दाम और सीएनजी के दाम लगभग एक बराबर ही हो गए हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट पे भी असर पड़ रहा है। ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोगों का कहना है कि अगर हम इसी तरीके से सीएनजी के दाम बढ़ेंगे तो हमें भी अपने रेट के अंदर इजाफा करना होगा, जिससे जो आम जनता है उस पर भी असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। जो ऑटो चालक हैं उनका कहना यह है कि अगर हम सीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं तो हमारे रेट भी बढ़ने चाहिए, ताकि सवारी जो है वो जो पैसे देगी उससे हमारा भी घर चल पाएगा। लेकिन अभी सीएनजी के दाम और जो सवारी पैसे देती है उस रेट में ज्यादा फर्क नहीं है, उल्टा हमें नुकसान ही हो रहा है। ऐसे में लगातार जो है देखा जा रहा है कि ऑटो चालकों ने जिस तरीके से और टैक्सी चालकों ने कुछ समय पहले ही दिल्ली में स्ट्राइक किया था, एक बार दोबारा से लगातार सीएनजी के दाम बढ़ते हुए खासा नजर आ रहे हैं। अगर बात कर ले दिल्ली के मौसम की, तो दिल्ली के मौसम का मिजाज एक बार दोबारा से गर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे की बात करें तो कल दिल्ली का मौसम अचानक से करवट लेता हुआ दिखाई दिया था, जिसकी वजह से दिल्ली में लगभग आधा दर्जन फ्लाइटों ने अपना रुख चेंज किया था। वाराणसी की तरफ 6 फ्लाइटों को डाइवर्ट किया गया था, जिसके अंदर भुवनेश्वर जाने वाली फ्लाइट, पटना जाने वाली फ्लाइट, बिहार जाने वाली फ्लाइट, रायपुर जाने वाली फ्लाइटों को वाराणसी डाइवर्ट करना पड़ा था, क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर कल जिस तरीके से बूंदाबांदी हुई थी और तेज हवाएं चली थी, उसके कारण दिल्ली के ऊपर चक्रवाती हवाओं का दबाव बना था, जिसकी वजह से फ्लाइटों को बदलना पड़ा और रात 1:30 बजे के बाद दिल्ली की तरफ वाराणसी से दोबारा फ्लाइटों ने आना शुरू किया। अगर बात करें आईएमडी की और मौसम विभाग की, तो उनका कहना यह है कि दिल्ली में आज का तापमान अधिकतम 41 डिग्री और न्यूनतम 30 डिग्री रह सकता है, क्योंकि कल जिस तरीके से मौसम ने करवट ली थी तो तापमान के अंदर कुछ बदलाव देखे गए हैं, तापमान थोड़ा नीचे आया है। लेकिन फिलहाल आज मौसम खुला हुआ है और तपती धूप एक बार दोबारा से लगती हुई दिखाई दे रही है। आईएमडी ने यह भी कहा है, मौसम विभाग ने, कि दिल्ली में लगातार 2 दिन तक लोगों को राहत मिलेगी, आसमान में बादल छाए रहेंगे और हवा भी चलेगी, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली वालों को लू के थपेड़े सहने होंगे। ठीक, लेकिन गजेंद्र, हम देख रहे हैं कोरोना के एक बार फिर से मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के जो मामले हैं वो 2300 के पार कर गए हैं। ऐसे में दिल्ली में अभी क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, क्या कुछ आंकड़े हैं? लगातार कोरोना के मामले जिस तरीके से 1000 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे थे, अब 1000 से नीचे बने हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर मंगलवार की बात करें तो 377 मामले सामने आए थे, लेकिन अब कोरोना के मामले 500 के पार जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर जो लोग हैं वो मास्क को लेके अब ज्यादा जागरूक नजर नहीं आ रहे हैं, जिसको लेके दिल्ली में 88 टीमों का गठन किया गया था और उस 88 टीम में 8-8 लोगों को रखा गया है, जो कि लगातार दिल्ली की मार्केटों में और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से बचने के लिए लोगों को खुद ही जागरूक होना होगा, ऐसा उनको समझाया जा रहा है। लेकिन अगर जो लोग नहीं मानते हैं या फिर जिन लोगों को बार बार चेतावनी देने के बाद भी वो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन लोगों के ऊपर 500 रुपए का दंड का प्रावधान कर दिया गया है। जी ठीक गजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और ईशा, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास, ब्रेक का वक्त हो चला है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव लगातार जारी है और इसमें हमारे संवाददाता एक एक कर हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। उत्पल सेन गुप्ता छत्तीसगढ़ से हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उत्पल, अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो आज छत्तीसगढ़ में खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? किन तमाम बड़ी खबरों पर नेटवर्क 10 की आज पूरे दिन नजर रहेगी?
जी, बिल्कुल। नेटवर्क 10 की नज़र लगातार प्रदेश की बड़ी खबरों पे बनी हुई है। इसी कड़ी में अगर हम पहली और बड़ी खबर की शुरुआत हुँ, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरा कार्यक्रम से शुरू करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर है 90 विधानसभा के, मगर उनका जो आज का कार्यक्रम है वो राजधानी रायपुर में ही है, जिसमें वह आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की राशि अंतरण कार्यक्रम में शामिल होंगे। दरअसल वो अपने मुख्यमंत्री निवास से ही इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और राशि अंतरण कार्यक्रम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इसके बाद वहाँ उसके कुछ ही देर बाद 11:30 से 12 के बीच में महिला स्व सहायता समूह द्वारा गुलाल निर्यात किया जा रहा है यूरोप में, उसके को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वह सीधे मुख्यमंत्री निवास से साइंस कॉलेज मैदान के ओर प्रस्थान करेंगे, जहां वह विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। जिसके बाद वह 1:20 में दोबारा मुख्यमंत्री निवास आएंगे और भिलाई 3 के लिए रवाना होंगे, जो कि दुर्ग जिले में आता है। और इसके बाद 1:50 के बाद उनका समय आरक्षित रखा गया है। ये पूरा शेड्यूल जो है उनके आज के पूरे दिन की कार्यक्रम है, जिसके बाद वह एक-एक करके सब जगह शामिल होंगे और इस तरीके का दौरा कार्यक्रम उनके प्रोटोकॉल के अनुसार जारी हुआ है। अगर मैं दूसरी बड़ी खबर की बात करूं तो दूसरी खबर हमारी मौसम से जुड़ी हुई है। लगातार अगर 10 सालों का आंकड़ा मौसम विभाग द्वारा जो जारी किया गया उसमें अगर हम गौर करें तो बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग 3 ऐसे जिले हैं जो लगातार मई के महीने में लू के थपेड़ों से लोगों को हलाकान होना पड़ा है। लगातार ये 3 जिलों के जो तापमान है लगातार 45-46 यहाँ तक की कभी-कभी 47 डिग्री तक भी चला गया है। हाँ, हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 25 मई से जो 2 जून तक नौतप्पा का समय रहेगा, इसमें अधड़ चल सकती है, तूफान चल सकती है और हल्की बरसात हो सकती है, जिससे लोगों को प्री मानसून से थोड़ा राहत मिलेगी। लगभग 10 सालों का जो रिकॉर्ड कहता है वह 43-44 से 47 डिग्री तक की रिकॉर्ड है। अभी भी वर्तमान तारीख की मैं बात करूं तो 44 डिग्री तापमान आज वर्तमान की है, मगर जो एहसास है, जो फीलिंग है वो करीब 3 डिग्री ज्यादा, करीब 47 डिग्री की है। एसी कूलर तक काम नहीं कर रहे हैं, सड़कें सूनी पड़ी हुई है और लगातार लू का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वही मैं ठीक, उत्पल आप बने रहिएगा, लौटूंगी आपके पास। उत्तराखंड से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, उत्तराखंड में आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण रहेगा? किन खबरों पर नेटवर्क 10 की आज पूरे दिन नजर बनी रहेगी? देखा जाए तो आज शाम 5 बजे दिल्ली भाजपा कार्यालय में एक कार्यक्रम रखा गया है उत्तराखंड प्रवासियों के साथ, जिसमें संवाद कार्यक्रम है, जिसमें उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के नागरिक हैं जो दिल्ली में प्रवास कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके साथ एक संवाद कार्यक्रम रखा गया है। तमाम ऐसे विषय हैं जिन पे चर्चा किया जाना है उत्तराखंड के अंदर, चाहे वो रोजगार की बात हो, पलायन की बात हो, इन सभी विषयों पे मुख्यमंत्री उनके समक्ष चर्चाएं कर सकते हैं। और ख़ासतौर पे इस एजेंडे का मुख्य जो वजह है वो उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से जो पलायन है, रोजगार के नए अवसर और सृजन जो पैदा सरकार कर रही है, उसको और किस तरीके से बेहतर किया जाए, इस बात को लेके उत्तराखंड के जो प्रवासी दिल्ली में निवास कर रहे हैं उनके साथ एक संवाद किया जाना है। और ऐसे में देखा जाए तो ये संवाद कार्यक्रम काफ़ी खास भी है, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम देखें तो जो बजट सत्र आना है और बजट को लेके उत्तराखंड के अंदर भी जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो संवाद कार्यक्रम किए, चाहे वो नैनीताल की बात हो या फिर देहरादून के अंदर संवाद कार्यक्रम किए, कई प्रबुद्ध जनों के साथ जो संवाद कार्यक्रम हुए, और बजट में क्या कुछ खास होना चाहिए उत्तराखंड के लिए, इस लिहाज से उनसे चर्चाएं की। और आज जो चर्चा होने वाली है वो भी काफ़ी अहम है। कई प्रबुद्ध जन जो हैं, प्रवासी हैं, उनके साथ चर्चाएं होंगी और कई सारी जो बातें हैं वो निकल के सामने आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो दिल्ली दौरे पे मुख्यमंत्री रहेंगे तो संभावनाएं हैं कि कई केंद्रीय मंत्रियों से उनकी मुलाकातें रहेंगी। इसके अलावा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनसे मुलाकात रहेगी। उपचुनाव 31 मई को है, जिससे कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं चंपावत सीट से, और ऐसे में इस बात को लेके भी वो पार्टी हाईकमान के सामने इस बात को चर्चा कर सकते हैं, क्या कुछ फीडबैक है वहाँ चुनाव को लेके ये रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से चारधाम क्षेत्रों की बात कर लें, लगातार चारधाम क्षेत्रों में जिस तरीके से यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है, और हालांकि एक अवधि तक जो पंजीकरण जो फूल हो चुके हैं, उसके अलावा दूसरे पंजीकरण यात्रियों के नहीं हो रहे हैं। और ऐसे में जिस तरीके से देखा जाए तो केदारनाथ में मौत के जो आंकड़े हैं वो 21 के करीब पहुंच गए हैं,
टोटल ऑल देखा जाए तो ये मौत के आंकड़े लगातार तकरीबन 45 के करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि मौत के आंकड़े अभी भी निकल के सामने आ रहे हैं। हालांकि 50 के ऊपर जिनकी उम्र है यात्रियों की, श्रद्धालुओं की, उन्हीं की मौतें ज़्यादातर हो रही हैं। और कहीं ना कहीं जो वजह निकल के सामने आ रही है, हार्ट अटैक, ज़्यादातर लोगों में हार्ट अटैक की जो कहीं ना कहीं जिस तरीके की वजह देखी जा रही है, क्योंकि हमने देखा केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री ये दूर दराज के इलाके हैं। सबसे कठिन जो यात्रा है यमुनोत्री और केदारनाथ का, इन जगहों पे ज्ञानेंद्र, अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम का मिजाज क्या कह रहा है? क्या गर्मी से वहां पर राहत मिलेगी? किस तरह का मौसम वहां पर बना हुआ है अभी? देखिए, कल ही की अगर बात करें, कल देर शाम मौसम में बदलाव देहरादून में देखने को मिला था। और आज भी जिस तरीके से प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। खासतौर पे देखा जाए तो उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत बागेश्वर, पिथौरागढ़ इलाकों में, यानी कि हम देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों क्षेत्रों में बारिश की जो संभावनाएं हैं भारी बारिश की, वो देखी जाएगी। हालांकि ये पहाड़ी इलाकों में बारिश होगी, ऊंचाई वाले जो जिले हैं उन जिलों में बारिश की जो संभावनाएं हैं व्यक्त की गई हैं। और ख़ास तौर पे जो चारधाम क्षेत्र है उन क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना एक बार फिर देखने को मिलेगी। हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं चारधाम क्षेत्रों में रुक रुक के बारिश का सिलसिला है पिछले 2 से 3 दिनों से देखने को मिल रहा है। और ऐसे में जिस तरीके से मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक इस तरह की संभावनाएं व्यक्त की है, और ऐसे में प्रशासन की तरफ से स्थानीय स्तर पे यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह जो टीम लगाई गई हैं उन्हें अलर्ट पे रखी गई हैं। क्योंकि हमने देखा भी किस तरीके से यमुनोत्री मार्ग पे बारिश और कई तरह की दिक्कतों की वजह से लोगों को जूझना पड़ा। लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें जाम हुई और काफ़ी घंटे सड़कों पे ही, यानी कि बसों में भी यात्रियों को रात गुजारनी पड़ी। इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ा। तो ऐसे में प्रशासन इन सभी चीज़ों को देखते हुए अलर्ट है कि मौसम खराब होने की दशा में अगर सड़क ब्लॉक होता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, तो समय रहते सड़क को खुलवाया जा सके, चारधाम यात्रा को सुचारू बनाया जा सके, इस बात पर प्रशासन की नजर रहेगी। जी ठीक। ईशा हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ पंजाब से लाइव जुड़ी हुई हैं। अगर मौसम की बात करें ईशा, तो क्या वहां पर कहीं ना कहीं गर्मी से लोगों को राहत मिलती नजर आ रही है कहीं से कहीं तक? बिल्कुल मनीषा, देखिए मौसम विभाग की तरफ से पहले ही इस बात का जिक्र किया गया था कि 22 मई से जो उत्तर भारत है, खासकर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर राहत मिल सकती है। तो वैसा ही मौसम यहाँ पर बना हुआ है और आज उतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है जितनी अमूमन देखी जाती है। क्योंकि अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी जो अधिकतम तापमान था दिन का वो करीब 43 डिग्री तक पहुँच गया था। और रात के अधिकतम तापमान की बात करें तो उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ था और अधिकतम तापमान भी 30 से ऊपर डिग्री से ऊपर चला गया था। लेकिन आज की अगर बात करें तो मौसम विभाग का कहना है कि 21 मई के बाद जो बारिश है वो हो सकती है और जिस तरीके से जो गर्मी की मार सहन करनी पड़ रही थी लोगों को, उससे निजात मिल सकती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, ये दोनों वो सूबे हैं जहां पर जो पारा है, जो गर्मी है वो 45 डिग्री से ऊपर चला गया था। अगर हम गुड़गांव की बात करें हरियाणा की तो वहां तक 48 डिग्री तक अधिकतम तापमान दिन का पहुंच चुका था। और यही हाल पंजाब के भटिंडा शहर और भटिंडा की अगर बात करें संगरूर की, अमृतसर, पठानकोट की, यहाँ पर जो पारा है वो भी 47 डिग्री के करीब पहुंच चुका था। जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि राजस्थान ऐसा राज्य माना जाता है जहां पर भीषण गर्मी होती है, लेकिन इस साल 1 महीने पहले जिस तरीके से एडवांस गर्मी पड़ी है उसके चलते खासकर उत्तर भारत में भीषण गर्मी यहां पर देखने को मिल रही है। पंजाब और हरियाणा में काफी ज्यादा गर्मी की मार पड़ने के कारण ठीक ईशा, अपनी नज़र लगातार बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ईशा आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। और ज्ञानेंद्र तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बताया कि आज पूरे देश भर के लिहाज से, आज खबरों के लिहाज से क्या कुछ खबरों में खास रहेगा, किन तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। और चलिए फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।